Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now it's a land resource fifth chapter second part. Okay, so इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है और आप ई पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। वीडियो के 6 पार्ट आने हैं तो ये एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ग्लोबली अगर देखा जाए तो हमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स देखने को मिलता है, जैसे हिंदी में आप साझेदारी संपत्ति साधन संसाधन बोलते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि अब चाहे आप ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, चाहे इंडिया के अंदर देख लीजिए, प्रॉपर्टी को दो प्रकार से बांटा जाता है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पर्सनल यूजेस के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, जैसे बड़े बड़े ज़मींदारों के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, बहुत सारी ज़मीनें हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, जिसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खुद की निजी संपत्तियां होती हैं। लेकिन कुछ सरकार के द्वारा कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टियां दी जाती है जनता को जो कहीं ना कहीं कॉमन प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसे आप साझेदारी संपत्ति बोलते हैं। अगर आपको साझेदारी संपत्ति के बारे में नहीं पता है तो अगेन राजपाल यादव का भी यही क्वेश्चन था कि वाई व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता क्या है, अगर ये ग्लोबली सभी को मिल रहा है तो क्या है, और अगर इंडिया के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स मिल रहा है तो वो क्या है। असल में सही मायने में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर ना तो सरकार का इंटरफेरेंस होगा, लेकिन किसी पर्सनल बंदे का, निजी का, किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। ये वो ऐसे जगहें होती हैं जिसमें सभी जनसंख्या समान यूज़ कर सकती है, जिस पे किसी भी व्यक्ति का कोई हक नहीं होता है। तो संपत्ति का अधिकार बिना किसी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आप सभी को मिल सकता है। इसमें हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें होता क्या है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गया। कम्युनिटी फॉरेस्ट एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर घर की महिलाएं जाकर वहाँ से लकड़ियाँ ला सकती है घर के जलाने के लिए, और उसके साथ साथ अपने पशुओं को, अपने जानवरों को वहाँ पर घुमा सकती है। और उसके साथ साथ अब बोल सकता हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटी जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो वहाँ से ला सकती है। आज भी बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कम्युनिटी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो 5 ऐसे स्टेट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के, जहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखे हैं, तो वहाँ पर ज़मीनें फॉरेस्ट के लिए अलॉट की जाती है, जिससे नॉर्मल जनता उस फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सके, यानी कि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा है विलेज वाटर बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है कि गांव की कुछ ऐसी वाटर बॉडी होती है, जैसे आपको पता होगा पॉन्ड्स होगा यानी कि तालाब, उसके बाद लेक यानी कि झील, उसके बाद रिवर यानी कि नदियाँ, और साथ साथ में अपने नहर सुना होगा जिसे आप कैनल बोलते हैं दोस्तों। ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसमें सभी लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए, और उसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ भैंसों को नहलाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, मच्छी पकड़ने के लिए, है ना। तो उन सभी के लिए कहीं ना कहीं जो विलेज वाटर बॉडी होती है उसका इस्तेमाल होता है, और उसमें किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है पैस्चर लैंड। पोस्चर लैंड में, सॉरी अगर मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो, चारागाह भूमि। इसमें होता क्या है कि सभी लोगों को अधिकार है कि तालाब के आसपास के इलाके, जंगलों के आसपास के इलाके, झरनों के आसपास के इलाके, और उसके बाद तालाब के आसपास के इलाके जो भी होते हैं वो जानवरों के लिए खिलाने पिलाने के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंसान खिलाने पिलाने के लिए जानवरों को क्या कहते हैं भूसा या नॉर्मल चीज़ें जो होती है वो नहीं खिला सकती, तो वो अपने पशुओं को चराने के लिए खुली प्लेसेस में छोड़ देती है जहाँ पे वो खाते रहते हैं खाना। तो उसे हम कहीं ना कहीं चारागाह भूमि बोलते हैं, और सरकार अलॉट करती है हर किसी को। और भी बहुत ऐसी पब्लिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि शमशान घाट हो गया, पब्लिक पार्क हो गया नॉर्मल जगहों के अंदर, रोड हो गई, उसके बाद मेडिकल कॉलेज एंड स्कूल हो गए, उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गए, है ना। ऐसे ये सारे पब्लिक स्पेस है जो कॉमन प्रॉपर्टी है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका यूजेस मैं बोल सकता हूँ कि ग्लोबली भी है, और इंडिया के अंदर भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नाउ वी
gonna talk about in this video agriculture land in India, यूज लैंड इन इंडिया। मतलब हमें अब ये जानना है कि एग्रीकल्चर का जो यूज़ था इंडिया के अंदर वो कैसे हो रहा है, कितने परसेंट ज़मीन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है, वो हमें जानना होगा। पर बिफोर दिस चैप्टर आपको पता होगा कि आज से 1950 के टाइम पीरियड में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1950-51 के बीच में मोस्टली जनसंख्या कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित थी। ज़्यादातर लोग ज़मीन से ही खेती करते थे और उनकी जो आजीविका थी, खाना पीना रहना सोना जागना और उससे खेती करके घर को चलाना, वो सब कृषि पर ही डिपेंड था, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था। उस समय हम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम इंटरनेशनली कंट्री से कनेक्ट नहीं थे जो हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो इसलिए एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। लेकिन एग्रीकल्चर के ना बढ़ने का कारण बहुत सारा था। सबसे पहला कारण गरीबी। गरीबी, इंसान उस समय इतना गरीब था कि वो लैंड के एक्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मतलब जितना प्रोडक्शन उसे करना चाहिए था उतना वो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से और गरीबी की वजह से वो नहीं कर पा रहा था। और प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी भी मैं बोल सकता हूँ सही से निखर के नहीं आ रही थी। एक ज़मीन से जितना अनाज या जितना गेहूँ या जितना धान पैदा होना चाहिए, जितनी अच्छी मात्रा में पैदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ लैंड ऑनरशिप। मतलब वहाँ पर लैंड ऑनरशिप में भी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी। बड़े बड़े ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी और जो उनकी सोशल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती थी, जबकि नॉर्मल किसानों के पास ज़मीनें ही नहीं थी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, ए हाई क्रॉपिंग इंसेंटिव intensity important not only for the lower utensil of land resource but also for reducing unemployment in the rural economic। इसमें हमने क्या करा है कि कहीं ना कहीं हमने एक उसी ज़मीन पर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार, अभी हमने देखा भी था वीडियो के पार्ट में, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी हमने उन्हीं ज़मीनों को और अच्छा बनाने के लिए उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाया और इवन बढ़ाने के साथ साथ हमने बेरोज़गारी को भी कम करने की सोची। तो हम लोगों ने क्या करा कि उसी ज़मीन के अंदर अब एक्स्ट्रा लैंड तो हमें मिलेगा नहीं, तो उसी ज़मीन के अंदर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाले सीड्स दिए किसानों को। और उसके बाद ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, ताकि जो किसान लोग जो भी चीज़ें उगा पा रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में उगा पाएँ, है ना। इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के जो पैटर्न है यूजेस में उसमें बदलाव आएंगे। और कहीं ना कहीं जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, मतलब पहले किसानों को सिर्फ और सिर्फ बारिश पे ही डिपेंड होना पड़ता था खेती के सींचने के लिए, लेकिन फिर बाद में हमने सिंचाई के अच्छे प्रबंध बनाए। इससे क्या हुआ कि सिंचाई जो फसल थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिली और कहीं ना कहीं ज़मीन की संख्या जो खेती के लिए थी वो बढ़ने लग गई। तो इस वजह से हमारे भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर का पैटर्न था यूजेस का, उसमें बदलाव आया और हमारे मौसम चक्र हमें देखने को मिले। पहले क्या होता था कि एक ज़मीन से हमें सालाना सिर्फ एक ही फसल देखने को मिलती थी, सिर्फ एक फसल। लेकिन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से अब हमें 3 फसलें देखने को मिलती है समय समय पे, जिसमें सबसे पहले आप राबी फसल बोल सकते हैं जो अक्टूबर में उगाई जाती है और लगभग मार्च में काट ली जाती है। मैं इसे गर्म मौसम वाली फसलें इसलिए बोलूँगा कि ये ज़्यादातर इसको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, है ना, उसके बाद रेप सीड्स हो गया एंड मस्टर्ड हो गया, बारले हो गया, ये हमारे नॉर्दर्न स्टेट के अंदर यानी कि लगभग यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार इधर के इलाकों के अंदर हमें गेहूँ, चना, तरोई, सरसों, जौ ये हमें देखने को मिलती है, जो लगभग अक्टूबर से मार्च तक की फसलें। और जबकि साउथर्न प्लेस के अंदर हमें ये वाली फसलें देखने को मिलती हैं। और उसी के बाद जैसे ही मार्च या मई अप्रैल तक मैं बोल सकता हूँ ये फसलें कट जाती हैं, तो जून से लेकर सितंबर के बीच में, जून में ये फसल लगाई जाती है और सितंबर में ये फसल काट ली जाती है। तो जिस समय फसल काट ली जाती है तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ये सर्दी की फसलें हैं। और इसलिए चावल, कॉटन, बाजरा, मैदा, मक्का, ज्वार, है ना, उड़द, ऐसी चीज़ें होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेसेस पे उगाई जाती हैं ये वाली। और ये फसलें
हमें ज़्यादातर क्या कहते हैं सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है। ज़ैद फसलें वो फसलें होती हैं जो कहीं ना कहीं जून और मार्च के बीच में, यानी कि अप्रैल और जून के बीच में, इन फसलों के लिए हमें ज़्यादा क्या कहते हैं ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए होता है। थोड़ा बरसात का मौसम मिल जाए तो बहुत है इनके लिए। और इसीलिए यहाँ पे हम ज़्यादातर ऐसी फसलें उगाते हैं जिनमें पानी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना। जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं वो हम यहाँ पे उगाते हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी में बदलाव होने की वजह से इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग सीजन था वो बदला, और उसके बाद हमने 3 टाइप की फसलें देखनी चालू करी। क्या चौथी टाइप की फसल होती है? अगर होती है तो कमेंट करिए वो कौन से टाइप की फसल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितनी भी टाइप की खेती होती है हमारे इंडिया के अंदर, मतलब चाहे हम गन्ना उगा रहे हैं, चाहे हम गेहूँ उगा रहे हैं, चाहे हम चावल उगा रहे हैं, चाहे हम चाय उगा रहे हैं, कॉफ़ी, कुछ भी, उन सभी खेती के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, दो चीज़, हाँ मैंने से बताया, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि खेती के लिए लैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा उस लैंड के ऊपर वाटर कितना अवेलेबल है वो। इन दोनों चीज़ों के बिना खेती नहीं हो सकती। तो वाटर भी दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा वाटर जो किसान इरिगेट कर सकता है, यानी कि उसे या तो सींच सकता है, और एक ऐसा वाटर जो हमेशा बरसात वहाँ पर हो रही हो। तो खेती के लिए पानी की तो ज़रूरत होती है, और पानी के भी दो टाइप होते हैं, या तो आप खेत को सींच सकते हैं और या तो आप बरसात के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। तो जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं सिंचाई करनी पड़ती है, और जहाँ पर बारिश हो पाती है तो वहाँ पर किस टाइप की खेती होती है वो भी हमें देखनी होती है, क्योंकि बारिश भी जो होती है कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर बहुत कम होती है ना। तो अगर हम इरिगेटेड फैसिलिटी देखें, यानी कि इरिगेटेड फार्मिंग फैसिलिटी देखें, तो वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोडक्टिव इरिगेशन, यानी कि जैसे रक्षित सिंचाई, यानी कि सुरक्षात्मक सिंचाई बोलते हैं, और दूसरा है प्रोडक्टिव, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव इरिगेशन, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव जो इरिगेशन होती है ये पहली सिंचाई होती है जिसमें ज़मीन की फर्टिलाइजेशन को अच्छा किया जाता है, और ये वो वाली सिंचाई होती है जिसमें जितनी ज़्यादा हम सींचेंगे ज़मीन को उतना अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली समझते हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि फार्मिंग के बिना जल है तो कल है, और जल है तो खेती है, इसलिए हमें जो सिंचाई जाती है, खेती जो सींची जाती है, इरिगेट की जाती है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव, यानी कि प्रोटेक्ट करना, ज़मीन को प्रोटेक्ट करना, एक तो वो है। दूसरा है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्टिव, यानी कि उसी ज़मीन से ज़्यादा मात्रा में फसलों को लेना, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव में क्या होता है कि जो मिट्टी की नमी होती है ना, उसमें जो भी कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, फसलों की रक्षा करने के लिए हमें ऐसी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की जो सिंचाई होती है वो मिट्टी की नमी को पूरा कर देती है, और मिट्टी में नमी आ जाती है, और जो मैं बोल सकता हूँ मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, और इससे क्या होता है कि मिट्टी में नमी आने की वजह से हम काफ़ी हद तक चीज़ें उगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में, इसमें क्या होता है कि जब मिट्टी में नमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं हाई प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है दूसरी सिंचाई के बाद, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों जानना ज़रूरी है। इसमें कहीं ना कहीं वाटर इनपुट जो है हम बढ़ा देते हैं, पर यूनिट एरिया कल्टीवेशन को हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है उसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होने लगती है, ठीक है। अब क्योंकि कुछ इलाकों में खेती के लिए हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम उसे इरिगेट फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बरसात ही होती है, वहाँ सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो भी दो टाइप के होते हैं। मतलब कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो ड्राई लैंड फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं,
और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो वेटलैंड फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं। अब ये क्या होता है, इसको भी डीपली समझते हैं। इसमें होता है कि ड्राईलैंड फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ बारिश तो होती है लेकिन 75 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब यहाँ पर अगर इतने परसेंट खेती सिंचाई बारिश हो रही है तो या तो हमें यहाँ पर एक बार सिंचाई करनी पड़ती है, और या तो इतने परसेंट यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें फसलों को लगाना पड़ता है। तो 75% या उससे अब मैं बोल सकता हूँ कि 80 सेंटीमीटर हद से बारिश होती होगी। तो इसीलिए यहाँ पर उसी टाइप की फसलें लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चर्स बना रहता है, क्योंकि इतने परसेंट बारिश तो हो ही रही है ना। तो वहाँ पर काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है, पानी को संरक्षित भी किया जा सकता है और उसी को कन्वर्ट करके उसे खेती में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए फिर वहाँ पे रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम और ग्वार जैसी यानी कि जो चारा वाली चीज़ें जो होती है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पर 80 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो इसके बीच में बोल सकता हूँ कि इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी कभार जो बाढ़ होती है वो आ जाती है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव का कारण भी बन जाता है इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर अब कैसे जो खेती है वो की जाए, तो वहाँ पर भी खेती कहीं ना कहीं होती है लेकिन वहाँ पर राइस है, जूट है, शुगर कैन है, ऐसी ज़्यादा चीज़ें उगाई जाती है। तो यहाँ पर कभी कभार कम मात्रा में जो जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ रेनफॉल होता है तो वहाँ पर उस टाइप की चीज़ें उगाई जाती है। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं राइस, जूट, शुगर कैन ये ऐसे इलाके में उगाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल होता है, जहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये थोड़ा सा इंडिया के मैं पैटर्न के बारे में आपको समझाना चाह रहा था कि इंडिया के अंदर किस किस टाइप के लैंड वेराइटीज़ के हिसाब से, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ज़मीनों का, तो कहाँ पर खेती करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पर खेती करने के लिए कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ बारिश से काम चल जाता है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि इंडिया के अंदर किस किस टाइप की फसलों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहाँ उगाई जाती है और वो देश की इकोनॉमी के अंदर कैसा पार्टिसिपेशन कर रही है। ठीक है, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।